नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक नए दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं और इस बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ रूबरू हो रहा हूं। मैं हूं निखिल सिंह। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशों की यात्रा पर होंगे रवाना। पहले चरण में साइप्रस का करेंगे दौरा। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। क्रोएशिया भी जाएंगे पीएम। यूपी में पुलिस बल को सशक्त और आधुनिक बनाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ आज 60,000 से अधिक चयनित सिपाहियों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। तापमान में गिरावट से राजधानी वासियों को भीषण गर्मी से मिली राहत। उत्तर प्रदेश में आज से 21 जून तक मनाया जाएगा योग सप्ताह। जिला, तहसील, ब्लॉक और ग्राम सभा स्तर पर होंगे योग कार्यक्रम। वहीं लद्दाख में भी आज से हफ्ते भर होंगे योगाभ्यास। और इजराइल और ईरान के बीच मिसाइल वॉर जारी। तेहरान के शाहरान तेल डिपो और तेल अवीव की हाइफा तेल रिफाइनरी पर हमले। आज होने वाली अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता रद्द। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री की 3 देशों की यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे पर आज साइप्रस के लिए रवाना होंगे। साइप्रस के अलावा प्रधानमंत्री मोदी कनाडा और क्रोएशिया की यात्रा भी करेंगे। अपनी यात्रा के पहले चरण में पीएम मोदी साइप्रस में वहां के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में यह यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। तीन देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार से साइप्रस गणराज्य का दौरा करेंगे। पीएम राजधानी निकोसिया में राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 2 दिवसीय यात्रा में पीएम अन्य शीर्ष हस्तियों से मुलाकात और लिमासोल में व्यापारिक नेताओं को संबोधित भी करेंगे। 2 दशक से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री के इस पहले साइप्रस दौरे को लेकर वहां बहुत उत्साह है। I think it's very important that the relations of these two countries will be addressed, and also I have no doubt in my mind that there will be a further strengthening of these relations in various aspects, including economy, science, cultural exchange. भारत साइप्रस के बीच ऐतिहासिक रूप से मजबूत रिश्ते रहे हैं। भारत साइप्रस के आजादी के संघर्ष का समर्थक रहा। 1960 में साइप्रस की आजादी के बाद ये संबंध और मजबूत हुए। 1962 से दोनों देशों के बीच मजबूत राजनयिक रिश्ते चले आ रहे हैं। 1974 में तुर्की ने हमला कर साइप्रस के एक हिस्से को कब्जे में ले लिया। भारत इस समस्या को अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों के अनुसार हल करने का समर्थक रहा है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया एकमात्र राजधानी है जो 2 हिस्सों में बटी हुई है। 50 साल पहले यहाँ पर तुर्की ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद यह हिस्सा तुर्की के अधीन बना हुआ है। साइप्रस इस हिस्से को पाने के लिए दुनिया भर में बातचीत करते रहता है, लेकिन अभी तक साइप्रस को कोई सफलता नहीं मिली है और इस हिस्से को सिर्फ और सिर्फ तुर्की मान्यता देता है। दुनिया का कोई भी देश इस हिस्से को मान्यता नहीं देता। साइप्रस वैश्विक मंच पर भारत का मजबूत मित्र रहा है। यूएन सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का साइप्रस ने हमेशा समर्थन किया। आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई में भी उसने लगातार समर्थन जताया है। वहीं व्यापारिक क्षेत्र में भी भारत साइप्रस सहयोग लगातार मजबूत होता आया है। रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती दी है। 2026 में साइप्रस यूरोपियन काउंसिल की अध्यक्षता संभालेगा। वहीं बदलते भू राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में पीएम मोदी की साइप्रस यात्रा से आतंकवाद, हरित विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के समान विचारों को और मजबूती मिलेगी। मेरे सहयोगी विमलेंदु पांडे और कैमरामैन सेंथिल और योगेश के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, डीडी न्यूज, साइप्रस।
और यूरोपीय देशों के लिए साइप्रस एक अहम देश है। भारत के संबंध में साइप्रस के साथ ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं, साथ ही राजनयिक रिश्ते भी बेहद मजबूत रहे हैं। साइप्रस में भारत के उच्चायुक्त मनीष से बातचीत की डीडी न्यूज के संवाददाता चंद्रशेखर जोशी ने। उन्होंने बताया कि 2 दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये जो दौरा होने वाला है, उसको लेकर के जो संबंध है दोनों देशों के, वो और प्रगाढ़ बनेंगे, इस बात की उम्मीद की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस की यात्रा पर आ रहे हैं और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साइप्रस में भारत के उच्चायुक्त मनीष जी। उनसे हम बातचीत करेंगे। मनीष जी, प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, क्या कुछ एजेंडा है? सबसे पहले तो डीडी न्यूज़ के देखने वालों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार साइप्रस से, निकोसिया से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट है और मेरे लिए बड़ी और सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ की यात्रा, पहली यात्रा होगी उनकी और पहली मुलाकात होगी यहाँ के राष्ट्रपति से। जहाँ तक भारत और साइप्रस का रिश्ता है, बहुत ही पुराना है, 3500 साल पुराना, अगर उस पर शोध किया जाए ब्रॉन्ज एज से। और जब हम इंडिपेंडेंस की बात करें, कॉलोनियलिज्म की बात करें, तो सब साथ ही स्ट्रगल किए हैं। हमारे नॉन अलाइंड मूवमेंट में रिश्ते थे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट मैकारियोस के बीच अच्छी तालमेल थी। लेकिन अब जो मेन एजेंडा है, जब यूरोपियन यूनियन का मेंबर बना 2022 में, हमने 60 साल वर्षगांठ बनाई अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की, तो हमें अपने ऐतिहासिक संबंधों को सुदृढ़ता देने के लिए कंटेम्प्रेरी कंटेंट लाने की। वो कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं जिसमें दोनों देश और आगे बढ़ सकते हैं? हालांकि पहले से काफ़ी समझौते हुए हैं, काफ़ी क्षेत्रों में दोनों देश काम कर रहे हैं। देखिए, मेरा फोकस जब से मैं हूँ तो ट्रेड, इकोनॉमिक, टूरिज़्म, टेक्नोलॉजी वाले पे ज़्यादा मैंने काम किया है। क्योंकि साइप्रस को अगर देखा जाए, इसकी आपकी लोकेशन, जोग्राफिकल लोकेशन देखे तो ये गेटवे टू यूरोपियन यूनियन है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का मेंबर तो है। फिर इसकी रीजनल पोजीशन देखिए, यहाँ से आप यूरोप जा सकते हैं क्योंकि यूरोप का पार्ट है ये, फिर मिडिल ईस्ट पास में है, फिर नॉर्थ अफ्रीका पास में है। तो हमारी कोशिश है कि जो हमारे भारतीय कंपनी हैं, भारतीय निवेशक हैं, जो यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं अपने व्यापार या अपने इन्वेस्टमेंट या अपनी टेक्नोलॉजी को, उस यहाँ के जो व्यवस्था है, इन्वेस्टमेंट रेजीम है, सिस्टम है, उसका यूज़ करें। और पिछले 1 साल में काफ़ी कुछ इस पे हुआ है, काफ़ी कंपनियाँ आई हैं। आप लोगों ने देखा ही भी होगा ये कि ट्राइलैटरल कोऑपरेशन, हमारे चेंबर हैं भारत के, इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स या ग्रीस के या साइप्रस के, तीनों मिलके एक इंडिया ग्रीस साइप्रस इन्वेस्टमेंट एंड फोरम बनाया है, जिसका लॉन्च हुआ था पिछले साल। लेकिन उससे काफ़ी कंपनियां यहाँ आ रही हैं और काफ़ी नए रिज़ल्ट आने वाले हैं। तो साइप्रस से हमें काफ़ी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिलता है भारत को, और ये टॉप 10 देश है वो दुनिया में जिससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जाता है। ट्रेड 130 से 150 के मिलियन के बीच में रहती है। छोटा देश है, 1 मिलियन से कम लोग हैं, तो ट्रेड, लेकिन कुछ पोटेंशियल हमने आइडेंटिफाई किए हैं कि फार्मास्यूटिकल्स हो या कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो, जहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और ये है, और नए जैसे ट्रेड, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, इनोवेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिकली इस पे हम दोनों, जहाँ हर चाहे बड़ा मुल्क हो छोटा मुल्क है, सिनर्जी तो मिलती है। इनकी स्ट्रेंथ है, हमारी इनकी मार्केट काफ़ी बड़ी है, तो विन विन सिचुएशन है। अगर मैं बोलूँ तो सिनर्जी अच्छी है, मीटिंग ऑफ माइंड्स अच्छी है, इंस्टीट्यूशनल पार्टनर अच्छे हैं, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज़्म में। सर, इसके अलावा अगर हम साइप्रस को देखें तो साइप्रस आतंकवाद के मुद्दे पे और उसके अलावा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट मेंबरशिप और दूसरे जो इंटरनेशनल मंच हैं वहाँ पर भारत की मजबूत दावेदारी का समर्थन करते रहा है। तो इसको लेके दोनों देशों के संबंधों को आप किस तरह से देखते हैं? ये ट्रेडिशनली हम जो भी पॉलिटिकल बायलैटरल रिलेशंस है, एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट किया है हमने, चाहे वो क्योंकि हम ना कि कॉमनवेल्थ पार्टनर्स हैं बल्कि हम यूएन के मेंबर भी हैं। उसके पहले भी हम नॉन अलाइंड मूवमेंट के मेंबर्स थे। तो राजनीतिक संबंध तो हमेशा से सुदृढ़ हुए हैं और
स्टेटेड पोजीशन है दोनों देशों की, वो हमें सपोर्ट करते हैं। तो मनीष जी ने बताया कि भारत और साइप्रस के संबंध पहले से ही मजबूत हैं और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे, साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और दूसरी महत्वपूर्ण बैठकें होंगी, उसके बाद ये संबंध और मजबूत होंगे। कैमरामैन योगेश के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, डीडी न्यूज, साइप्रस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और दुनिया भर में योग को लेकर सक्रियता साफ तौर पर देखी जा सकती है। विदेशों में ये योग केंद्रों पर लोग योग से लाभ उठा रहे हैं। साइप्रस में योग को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। देखिए हमारे संवाददाता की ये विशेष रिपोर्ट। जहां एक और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के नजदीक आते ही दुनिया भर में योग को लेकर सक्रियता बढ़ गई है, वहीं अब दुनिया के लगभग हर देश में योग से जुड़े हुए केंद्र दिखाई देने लगे हैं। साइप्रस के लिमासोल शहर में जापा आयुर्वेदा और योग केंद्र भी भारत की योग शक्ति को मजबूती प्रदान कर रहा है। यहाँ साइप्रस और दुनिया भर के लोग आकर योग से लाभ ले रहे हैं। योगा जो है ना हमारा कल्चर है और इसको ना हमें प्रमोट करना चाहिए, तो इसको हमें वर्ल्ड वाइड लेना चाहिए। और बहुत सारे लोग जो अब्रोड से हैं, मैं खुद ही अब्रोड से हूँ, मैं जर्मनी से हूँ, तो मैंने देखा है कि हम जो है ना बाहर के लोग जो है ना वो हमारा कल्चर लेकर उसको फिर बिजनेस बना रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम बहुत सारे लोग डिप्रेशन में, इसको सिर्फ बिजनेस जैसे नहीं देखना चाहिए, इसको एक ट्रीटमेंट जैसे देखना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये प्रमोट हो रहा है और आगे जा रहा है। कि योगा भारत से आया तो उनके लिए बहुत नया है और जो उनकी लाइफस्टाइल है यहाँ पे, तो उसमें उन लोगों को बहुत रिलीफ मिलता है। लाइक वो लोग मेडिटेशन करते हैं, यहाँ पे योगा क्लासेस करते हैं, उनकी जो यहाँ पे लाइफस्टाइल है उसमें उनको बहुत आराम मिलता है। तो यहाँ पे मतलब सभी लोग जो हैं क्लास करने आते हैं मेडिटेशन और योगा की। इस केंद्र को चलाने वाली भारतीय मूल की महिला हैं, जो साइप्रस में योग शिक्षा को काफी बढ़ावा दे रही हैं। जापा आयुर्वेदा एक संस्था है जो कि योगा और आयुर्वेदा से हम उसको रन करते हैं साइप्रस में। हम खुश हैं कि हम हिंदुस्तान की एक जो इतनी हेरिटेज चीज़ें हैं, आयुर्वेदा की स्टडी और योगा की स्टडी, उसको हम यूरोप में लाके, साइप्रस में लाके उसकी नॉलेज और पूरे यूरोप में बहुत इजीली एक्सेसिबल कर रहे हैं। जब हमें पता चला कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी साइप्रस आइलैंड्स ऑफ साइप्रस में आ रहे हैं, हम बहुत खुश हैं, क्योंकि आज के डेट में जब योगा का नाम होता है तो मोदी जी का नाम होता ही है। एंड जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर जी ने पूरी दुनिया में योगा को प्रमोट किया है, हमें बहुत उससे प्रोत्साहन मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है। कुल मिलाकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से योग को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बढ़ावा दिया है, उसका सीधा असर अब साइप्रस में भी दिख रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दुनिया भर में योग को प्रसिद्धि दिलाने का एक उदाहरण है कि यहाँ साइप्रस में ये एक योगा सेंटर है जहाँ पर दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, योग सीख रहे हैं और योग से स्वस्थ हो रहे हैं। कैमरामैन सेंथिल के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, डीडी न्यूज, साइप्रस। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर। ए अक्का। प्रसिद्ध, पहले सेफ्टी वरना क्लीन बोल्ड। अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर, मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अहमदाबाद में गुरुवार को हुए भीषण विमान हादसे के बाद मृतकों की शिनाख्त की जा रही है। अस्पताल में बड़ी संख्या में हादसे में हताहत हुए लोगों के परिजन पहुंच रहे हैं। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में 4 और मृतकों के डीएनए सैंपल्स का मिलान हो गया है। इस तरह अब तक कुल 19 मृतकों के डीएनए सैंपल्स का मिलान हो चुका है। गौरतलब है कि प्रत्येक मृतक के परिवार के लिए एक अलग टीम नियुक्त की गई है।
इस टीम में एक वरिष्ठ अधिकारी, एक पुलिसकर्मी और एक प्रोफेशनल काउंसलर शामिल है। और अहमदाबाद में हुए विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों का पोस्टमार्टम सिविल अस्पताल में चल रहा है। अस्पताल में बड़ी संख्या में हादसे में हताहत हुए लोगों के परिजन पहुंच रहे हैं। ऐसे में आने वाले परिजनों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए सैकड़ों की संख्या में आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता लोगों की सहायता में जुटे हुए हैं। उनके खाने पीने से लेकर अस्पताल की व्यवस्था और अस्पताल में ट्रैफिक के संचालन की जिम्मेदारी भी ये कार्यकर्ता उठा रहे हैं। देखिए अहमदाबाद से संवाददाता नीरज सिंह की यह विशेष रिपोर्ट। इस समय अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के मोर्चरी कॉम्प्लेक्स में है और यहाँ पर आपको बता दें कि जो अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ था उनके लोगों का पोस्टमार्टम यहाँ पर किया जा रहा है जो इस हादसे का शिकार हुए थे। और आप देखें कि यहाँ पर जो आरएसएस के लोग हैं उन्होंने ग्राउंड पर उतरकर जन सेवा करने का जो फैसला है वो लिया है और यहाँ बड़ी संख्या में आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। लोगों को चाहे पीने के पानी की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, ट्रैफिक का इंतजाम हो, वो तमाम जो सुविधाएं हैं वो आरएसएस के जो लोग हैं वो कर रहे हैं। अगर आप यहाँ देखें कि यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है और जहाँ ठंडे पानी की व्यवस्था है वो यहाँ पर मौजूद है। आप लोग क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? पानी का हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं अभी यहाँ पे सब लोगों के लिए। तो ये आप देखें कि यहाँ पीने के पानी का जो इंतजाम है, इसके साथ ही आप देखें कि यहाँ पर जो विश्व हिंदू परिषद है उसका भी एक कैंप है और यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे खाने का सामान हो, बिस्किट्स वगैरह हो, वो लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। किस तरह की जिम्मेदारी दी गई है आपको? हम ये जिम्मेदारी हमने अपने पर्सनल के हिसाब से लिया है। हम लोग एक मेरे अपने करके नाम का एक हमने ग्रुप बनाया है। सभी हम लोग एक ही कंपनी के एम्प्लॉइज़ है और सबने एनजीओ टाइप का ग्रुप बनाया। तो आज हमने देखा कि यहाँ पे आज जितनी भी जो विमान दुर्घटना में जो डेड बॉडी वाले जो परिजन लोग आए हैं और पुलिस वाले और मीडिया वाले हैं, तो उनको हमारी तरफ से फूड पैकेट्स, पानी की बॉटल और बिस्किट्स वगैरह हम लोग अपने हिसाब से बाँट रहे हैं। तो ये आपने देखा कि तमाम जो इंतजाम है यहाँ के लोगों के लिए आरएसएस के साथ साथ दूसरे जो एनजीओ हैं, दूसरे जो संगठन हैं वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं कि यहाँ आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या क्या आप उपलब्ध करवा रहे हैं लोगों के लिए? लोगों के लिए यहाँ पर पानी की और चाय पानी नाश्ते की व्यवस्था विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा की गई है। यहाँ पर जो भी जिनके भी लोगों के यहाँ पर मृत्यु, उनके परिवार को, लोगों को सबको दिया जा रहा है और हम सब कार्यकर्ता यहाँ पर मिलकर ये सेवा कर रहे हैं। आरएसएस और बजरंग दल के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वो यहाँ पर मैदान में हैं और सेवा कर रहे हैं लोगों की, ख़ास तौर से उन लोगों की जो इस आपदा में जिनके परिजन शिकार हुए हैं, जिनको तमाम तरह की परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं, उनके लिए ये तमाम तरह के इंतजाम 24 घंटे कर रहे हैं। कैमरामैन ललित के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, अहमदाबाद। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती में पास होने वाले 60,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पुलिस बल को सशक्त और आधुनिक बनाने की दिशा में ये एक ऐतिहासिक पहल है। जानकारी के मुताबिक इस भर्ती प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा संचालित किया गया, जिसमें पारदर्शिता और तकनीकी नवाचारों की मिसाल पेश की गई है। आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती 2023 के तहत कुल 48,196 पुरुष और 12,048 महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। यह भर्ती न केवल प्रदेश बल्कि देश की अब तक की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती प्रक्रिया मानी जा रही है, जिसे पूरी तरह से पारदर्शी और हाईटेक प्रणाली के माध्यम से संपन्न कराया गया है। इस भर्ती में कुल 48,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने की भर्ती जो पुरुष हैं वो रहे हैं, 12,000 महिलाओं की भर्ती हुई है, उससे अधिक तो कुल 60,000 की संख्या है। और जो कुल अभ्यर्थियों के अगर आवेदन की बात देखी जाए तो 48 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिसमें 15,49,000 महिलाएं शामिल थीं। परीक्षा नगर क्षेत्र में सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में पूरी निगरानी में कराई गई। प्रश्न पत्र की सुरक्षा, परीक्षा केंद्रों का चयन
और अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन, फेशियल रिकॉग्निशन और रियल टाइम आधार सत्यापन जैसी तकनीकी उपाय अपनाए गए। सरकार ने केवल चयन तक ही प्रक्रिया को सीमित नहीं रखा, बल्कि प्रशिक्षण को भी आधुनिक और व्यवस्थित बनाने की दिशा में काम किया गया है। नए प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के साथ ही हर आरक्षी को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने पर जोर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार योग के जरिए स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। इसी के तहत उत्तर प्रदेश में आज से 21 जून तक योग सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान जिले, तहसील, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित होंगे। बात मौसम की, दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। इससे तापमान में भी कमी आई है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए तूफान और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में पूरे हफ्ते हल्की बारिश या बूंदाबांदी वाला मौसम रह सकता है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर में 16 से 20 जून तक तेज हवाओं और गरज और चमक के साथ हल्की से लेकर मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और ईरान और इजराइल ने तीसरी रात एक दूसरे के खिलाफ ताज़ा हमले किए हैं। इजराइल की सेना ने कहा कि ईरान की तरफ से की गई जो मिसाइल हमले थे और साथ ही तेहरान में कई अन्य सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का इजराइल की तरफ से दावा किया गया है। इजराइल के यरूशलेम और तेल अवीव शहर पर आज तड़के एयर रेड सायरन बज रहे थे। तेल अवीव की आवागमन पर और कुछ असर पड़ा है और साथ ही साथ तेल अवीव के आसमान पर कई मिसाइलें देखी गईं, जबकि इजराइल ने ज़मीन से इंटरसेप्टर रॉकेट्स दागी। इजराइल के एम्बुलेंस सेवा ने कहा कि उत्तरी इजराइल में पहले किए गए मिसाइल हमले में 3 महिलाएं मारी गईं और 10 अन्य लोग घायल हो गए। इस बीच ईरान ने कहा कि तेहरान में शाहरान तेल डिपो को इजरायली हमले में निशाना बनाया गया था, लेकिन स्थिति अब नियंत्रण में है और राजधानी के पास एक तेल रिफाइनरी पर इजरायली हमले के बाद आग लग गई थी। ईरान की अर्ध सरकारी तस्नीम समाचार एजेंसी ने बताया है कि इजरायली हमलों ने तेहरान में ईरान के रक्षा मंत्रालय की इमारत को भी निशाना बनाया, जिससे मामूली नुकसान हुआ। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स ने इजराइल के ऊर्जा ढांचे और लड़ाकू जेट ईंधन उत्पादन सुविधाओं को निशाना बनाया। तेल अवीव के हाइफा तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आने वाले समय में और भी बुरे परिणामों की चेतावनी दी थी, लेकिन कहा था कि अगर तेहरान अपने परमाणु कार्यक्रम में भारी कटौती को स्वीकार कर लेता है तो इजरायली अभियान को रोकने में अभी भी देर नहीं हुई है। ओमान में होने वाले अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता रद्द कर दी गई। और अमेरिका के मिनेसोटा में 2 डेमोक्रेटिक सांसदों पर उनके घरों में गोलीबारी हुई, जिसमें एक की मौत हो गई और दूसरे की हालत गंभीर है। इसमें पूर्व स्पीकर मेलिसा हार्टमैन और उनके पति की मौत हो गई है। वहीं हमले में सेनेटर जॉन हॉफमैन और उनकी पत्नी येवेट भी घायल हुई हैं। पुलिस ने इस मामले में हमले के संदिग्ध 57 वर्षीय वेंस लूथर बोल्टर की तलाश तेज कर दी है। FBI ने संदिग्ध के बारे में सूचना देने पर $50,000 तक का इनाम देने की घोषणा की है। जांचकर्ता हमले के मकसद का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले को बिल्कुल भयानक बताया और साथ ही कहा कि ऐसी हिंसा
अमेरिका में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।